सबसे पहले आइए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटों से जीत सकती है। दरअसल अगर वोटों की बात करें तो वोट शेयर 47.5 बीजेपी के खाते में, 42.5 कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 10। अगर आप सीटों की बात करें तो 129 से 133 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 47 से 51 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को लेकर भी ऐसा लगता है कि 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 48% वोट शेयर हासिल कर सकती है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस में 42% वोट शेयर हासिल कर सकती है हिमाचल प्रदेश में, माफ कीजिएगा, या कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कर सकती है और अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है। अगर आप इसे सीटों में तब्दील करें तो भारतीय जनता पार्टी 43 से 47 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 19 से 23 सीटें जीत सकती है, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। और यह बात स्पष्ट हो जाती है इससे कि अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो जाहिर सी बात है, इसे आप मोदी इफेक्ट कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के शासन की बात कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात में 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी पछाड़ते हुए अपने अब तक के सबसे बेहतर प्रदर्शन से भी बेहतर की बात होना अपने आप में कई सारे आयाम खोलता दिखता है। साक्षी महाराज जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। साक्षी जी, हम जानते हैं आपने बहुमूल्य वक्त हमें दिया है, लेकिन महाराज जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मान लिया कि 2/3 बहुमत से आप दोनों राज्य जीत जाते हैं, तो फिर बात होगी उसके बाद अगले साल 3 और विधानसभा चुनाव और फिर 2019 का सबसे बड़ा लक्ष्य। तो क्या हम ये मानकर चलें कि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कई मंचों से कही, जहां हर लक्ष्य को 2022 रखा गया और उन्होंने 2024 अपने लिए एक तरह से मुकर्रर कर दिया है कि तब तक तो मैं शायद शासन करूंगा ही, तो क्या हम मानकर चलें कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व 2024 तक तो चलेगा ही, इस पर कोई संशय नहीं है? बिल्कुल अजय कुमार जी, मेरा अभिमत ये है कि नरेंद्र भाई मोदी आने वाले अभी 1.5 दशक तक इस देश में शासन करने वाले हैं, उनका कोई विकल्प पूरे देश में है ही नहीं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस स्थापित पार्टी है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी ने कामराज भवन पर हजारों साधुओं की हत्या कराई थी जो गोरक्षा के लिए आए थे। तो एक तो उसके साधु करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था कांग्रेस के सर्वनाश के लिए, इधर मोदी जी ने कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत, और आपको याद होगा इसी कांग्रेस ने हजारों सिखों का कत्ल किया था, हजारों सिखों का कत्ल किया था, इसी कांग्रेस ने स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण किया था। ये स्थापित पार्टी है, कांग्रेस सदा सदा के लिए हिंदुस्तान से विदा होने वाली है और आने वाले 1.5 दशक तक मोदी जी को कहीं कोई खतरा नहीं है। निर्धक राज्य करने वाले हैं मोदी जी, मोदी ही मोदी सारे देश में है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। महाराज जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त न्यूज नेशन को दिया, बहुत धन्यवाद और आभारी हम आपकी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे साथ अरुण सिंह जी बीजेपी के महासचिव और शोभा ओझा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। अरुण जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, जिस तरह से 2/3 बहुमत की बात निकल कर आ रही है हमारे एग्जिट पोल में, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर गुजरात की, तो आप मानसिक रूप से तैयार तो थे, लेकिन ये तैयारी फलित होगी क्या, इसकी उम्मीदें इतनी ही थी? नहीं, बिल्कुल यही उम्मीद थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गुजरात के लिए 150 की बात करते थे। वह इसलिए करते थे कि गुजरात का विकास का मॉडल पूरे देश भर में हम लोग चर्चा करते हैं जी। गुजरात में सड़क, बिजली, पानी, इसकी स्थिति पूरे देश भर में सबसे अच्छी है। गुजरात में औद्योगिकीकरण भी है जी। और गुजरात में अगर एग्रीकल्चर जीडीपी भी देखें तो पिछले 15 सालों में 11% से ऊपर हो रही है जी। तो इसलिए हमको पूरा विश्वास था कि यहाँ पे हम लोग सरकार बनाएंगे नहीं, 2/3 बहुमत के साथ पुनः यहाँ पे सरकार बनाएंगे। अगर इतना विश्वास था, ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो गरीब कल्याण के एजेंडा पे जो सरकार चल रही है, सांसद गुजरात में डेरा डाले क्यों बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को इतनी ज्यादा रैली करने की क्या जरूरत है? विकास का मॉडल छोड़कर पाकिस्तान तक बयानों को लाने में, बयानों में पाकिस्तान का जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, अगर आप पहले भी इतने कॉन्फिडेंट थे तो?
और जनता ऊब गई थी, इसलिए वहां भी 2/3 बहुमत की सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की बननी तय थी, वही बन रही है, वही आपके एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। जी अरुण जी, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा, अगर जो कॉन्फिडेंस आप अभी दिखा रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद, अगर वाकई में वो कॉन्फिडेंस आपको पहले भी था, तो फिर क्या जरूरत थी कि आपके तमाम कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद गुजरात में महीनों डेरा डाले बैठे रहे, विपक्ष सवाल पूछता रहा कि भाई प्रशासन कौन चला रहा है, जब सब मंत्री गुजरात में हैं, प्रधानमंत्री को इस कदर रैली करने की जरूरत पड़ी, विकास मॉडल छोड़कर पाकिस्तान का जिक्र करने की जरूरत पड़ी? नहीं, आपकी बात सही है, किसी भी चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और पूरी की पूरी पार्टी जो है ताकत लगाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी जो एक व्यूह रचना की जी, उसके आधार पे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर के वहां पे काम करे जी। चुनाव को तो चुनाव की तरह ही लेना चाहिए, कभी भी चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हमारी केंद्र की सरकार है, हमारे पास मंत्री हैं, हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह हैं, तो चुनाव में क्यों नहीं समय लगाएंगे? तो अच्छा, शोभा ओझा जी समय लगाएगा। शोभा ओझा जी, बात जहां तक आप बात करेंगे, जी हमने कभी भी मुद्दे को डाइवर्ट नहीं किया, यह तो कांग्रेस डाइवर्ट करने की बात की है, और कांग्रेसी अगर देखे जातिगत आधार पर इस बार चुनाव लड़ने का प्रयास किए और हल्के हल्के मुद्दे ले आने की कोशिश की। हम तो शुरू से गुजरात में जिस प्रकार से 22 साल में विकास हुआ है, उन अरुण जी, शोभा जी आपके इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। शोभा जी, और सारे पोस्टर बैनर पे विकास आप बीजेपी की पिच पर आकर खेले और शायद एग्जिट पोल के नतीजे इसीलिए आपके हक में नहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक एग्जिट पोल के नतीजे हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे वैसे भी कितने विश्वसनीय, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। हमने पंजाब में भी एग्जिट पोल के नतीजे देखे, बिहार में देखे, तमिलनाडु में देखे, तमाम जगह एग्जिट पोल के नतीजे वाले दिन धज्जियां उड़ गई। तो इसलिए ये तो 18 तारीख को ही पता लगेगा कि क्या नतीजे आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास हमने किया, 22 साल में बहुत गुजरात में विकास हुआ है, तो विकास के एक भी मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने कभी कोई चर्चा करी? 34 मीटिंग्स प्रधानमंत्री ने ली है, और प्रधानमंत्री ने इस 34 मीटिंग में चुनाव को इस गंदे स्तर तक उतारा कि उन्होंने अपने पद की गरिमा को भी खोया। इस चुनाव में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पे उंगलियां उठाई, उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, उन्होंने पाकिस्तान को लाए, वो उन्होंने राहुल गांधी, ये आरोप तो लगातार कांग्रेस लगाती रही है, लेकिन मैं अभिलाष जी से चाहूंगा कि उस बात का जवाब दें। अभिलाष जी, क्या आपको वाकई में लग रहा है ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, अभिलाष जी इतनी देर से बोल रहे थे, आप मुझे तो पूरा तो बोलने दीजिए, आधा घंटे से तो आपके दो बीजेपी के प्रवक्ता ही बोल रहे थे, और उसके पहले साक्षी महाराज जी जो बकवास करके गए हैं। मैं समझती हूँ कि एक लोकसभा के सदस्य और एक इस देश के नागरिक की ये भाषा की श्रापित पार्टी है। अरे क्या हम पढ़े लिखे हैं कि हम जाहिल लोग हैं जो श्राप और तमाम हत्या की बात जो इस तरह से कर रहे हैं, झूठी बातें कह रहे हैं? तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी खोखली मानसिकता है, इनकी सोच को दर्शाता है। जो साक्षी महाराज जो बातें कह रहे थे, कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई समझदार व्यक्ति, शोभा जी वो उनकी निजी राय है, जाहिर सी बात है, उसके बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अभिलाष खांडेकर जी को चर्चा में शामिल करना चाह रहा हूँ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। अरुण जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के महासचिव हैं, जिनका जवाब आप दे रही हैं। लेकिन मैं अभिलाष जी से यह सवाल पूछ रहा हूं। अभिलाष जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जब बातें शुरू की थी तो विकास की बातें हुई थी, अंततः वो जहां तक पहुंची वो बात है, लेकिन क्या कांग्रेस का यह आरोप अपने आप में सही है कि विकास का मुद्दा गौण हो गया गुजरात के विधानसभा के चुनाव में? अभिलाष जी, यदि हम प्रधानमंत्री के भाषणों पे गौर करें तो आखिरी के कुछ 4-5 भाषणों में उन्होंने विकास के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी, और उन्होंने कांग्रेस ने जो आरोप लगाए, चाहे मणिशंकर अय्यर की बात हो, चाहे राम मंदिर के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कुछ कहा हो, या उन्होंने जिस तरीके से बात, उन मुद्दों में वो उलझे रहे। और राहुल गांधी जो ट्वीट कर करके उनको विकास के बारे में पूछ रहे, तो उसका एक भी जवाब नहीं दिया। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की वो स्ट्रैटेजी हो कि वो राहुल गांधी के किसी भी ट्वीट को उत्तर न देके उनको किसी भी तरीके का कोई दर्जा देना चाहते हो, ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है जी। लेकिन ये बात सही है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से विकास की बात कही थी, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट उनका सिर्फ 2 या 3 दिन पहले इलेक्शन के उसके पहले आया।
लेकिन आज जो हम रिजल्ट देखते हैं, यदि हम एग्जिट पोल के यदि आंकड़ों पे विश्वास करें, बाकी सारी चैनल्स में भी लगभग वही दिख रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो साधारण वोटर है, जो टेलीविज़न के चैनलों से थोड़ा सा अप्रभावित रहता है, उसने वहाँ के स्थानीय मुद्दों को देखा, वहाँ के विकास को देखा होगा। और गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं, वो बिजली सड़क पानी है, वो जो हम चाहे देखें या नहीं देखें, उसके ऊपर विश्वास करके उन्होंने मत दिया है। उमलेश जी से भी सवाल को मैं रखूंगी कि उसने गुजरात के विकास को देखा होगा, या फिर अभी जो साक्षी महाराज भी कह रहे थे कि मेरा गुजराती भाई, मेरा मोदी, ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं उस नाराजगी पर वोटर जब पोलिंग बूथ पर पहुंचा होगा वो भारी पड़ गया होगा कि भाई कैसे हम गुजराती अस्मिता से, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को जोड़ा था, उसको हम लेट डाउन कर सकते हैं। देखिए, महामहिम साक्षी महाराज की बातों पर मैं कमेंट करना मैं पत्रकारिता की अवहेलना मानता हूं, इसलिए मैं उन पर तो कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, बहुत साधारण सा। लेकिन मैं गुजरात के मुतल्लिक दो बातें जरूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं एग्जिट पोल, मैंने पहले ही कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे को मैं 18 तक तौलूंगा कि 18 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, लेकिन 18 को अगर ऐसा ही रिजल्ट आता है तो मैं ये मानूंगा कि मोदी जी का करिश्मा कायम है और गुजरात में उनको जो वो बार बार चाहते थे कि इमोटिव इश्यूज पर चुनाव लड़ा जाए, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से भटकाया जाए लोगों को, और कैसे गुजराती अस्मिता के प्रतीक के तौर पे नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह, उनके जो सेकंड इन कमान हैं, उनको किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, तो शायद लोगों को लगा होगा कि ये हमारे गुजराती लोग हैं और ये गुजरात का प्रधानमंत्री है, गुजरात का नेता है, तो ये शायद अपील की होगी। जो बात आप कह रहे हैं उसको एक बात तो ये मैं कहूंगा, और दूसरी बात बिल्कुल संक्षेप में कि जो आपने अभिलाष जी से सवाल किया, देखिए अभिलाष जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया और मैं भी इनसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा कि अगर इतने वर्षों में गुजरात पूरे देश के लिए विकास का मॉडल था और 2014 का चुनाव इसी आधार पर जीता गया कि पूरे देश को गुजरात हम बनाएंगे, गुजरात मॉडल के रूप में पेश करेंगे, लेकिन इस पूरे चुनाव में 34 मीटिंग्स का आप देख लीजिए ब्यौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में सबसे कम बातें की हैं और जो कवरेज भी हुआ है उसमें भी साबरमती रिवर फ्रंट से बातें कही गई हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक विकास के इंडिकेटर में इस मुद्दे को लेकर हम आएंगे, हेल्थ और शिक्षा में 11वें नंबर पर गुजरात है। ये बात कहीं नहीं आई है, 11वें नंबर पर है गुजरात। महेंद्र ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसको राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे कि 2002 में जिस तरह से गुजरात के दंगों के बाद एक क्लियर डिवाइड था, उससे भी बड़ी जीत, एंटी इनकम्बेंसी, पाटीदार आंदोलन और जो तमाम समीकरण थे उनको छोड़ते हुए ये क्यों, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल हमने जो एग्जिट पोल में पूछा वो था, गुजरात के अगले सीएम के लिए आपकी पहली पसंद क्या है। 36% लोगों ने विजय रूपाणी को अपनी पहली पसंद माना, भरत सिंह सोलंकी 18% लोगों की पसंद बने, शक्ति सिंह गोहिल 15% लोगों की पसंद बने, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अर्जुन मोढवाडिया को 4% लोगों ने पसंद किया। अन्य पसंद जो रही 12% की। लेकिन अरुण जी, एक बड़ा सवाल जो कि अभी यहाँ हमारी चर्चा में बाहर निकला, 14 सवाल पूछे राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री से, लेकिन किसी भी एक सवाल का जवाब देना प्रधानमंत्री ने मुनासिब नहीं समझा। क्या ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति रही कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब न दिया जाए? क्या आप उन सवालों को सवाल मानते ही नहीं है? मैं इसके दो पार्ट बताता हूँ। पहली चीज़ तो जो पूरी चुनाव की कैंपेन होती है जी, उसमें कई प्रकार के मटेरियल शामिल होते हैं, लिफलेट होता है, होर्डिंग होता है, पोस्टर होता है, नाटक होता है, इसमें सब विकास के मुद्दे जनता को दिखाए जाते हैं कि हमने किया क्या। शायद उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। जो नीचे तक लिफलेट बांटा जाता है तो ये ज़मीनी हकीकत है तो होती है। हम टीवी के चैनल पे बात ये कर सकते हैं कि ये मुद्दा था, वो मुद्दा था, वास्तव में विकास जो हुआ उसका नीचे तक खाका दिया गया कि हमने ये क्या उपलब्धियाँ। दूसरा जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जितने भी राहुल गांधी के ने प्रश्न उठाया वो सबके सब झूठ थे। उदाहरण के रूप में एक चीज़ बताता हूँ, उन्होंने कहा 14,000 स्कूल बंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा एक स्कूल तो बताओ कौन सा बंद हुआ? 17,000 नए स्कूल खुले। और उसके बाद दूसरा उन्होंने प्रश्न किया, पोरबंदर में बोला कि 50 लाख लोग युवा बेरोजगार हो गए। 6 घंटे बाद दूसरे जगह बोलते 30 लाख युवा बेरोजगार हो गए। मतलब 2 घंटे के अंदर
उनके 20 लाख जो है युवा बेरोजगारी से रोजगार पा गए। ये भी उनके चुनावी जुमले हो तीसरा सकते उन्होंने हैं, कहा कि यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला। हम लोगों ने बताया कि पहले 9 थे, अभी 57 विश्वविद्यालय खोले गए। जितने भी उन्होंने आंकड़े दिए वो झूठ का पुलिंदा था। जिन लोगों ने उनको दिया वो पूरा झूठ था। इसलिए जब झूठ बोल रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी बात, शोभा जी, राहुल गांधी ने झूठे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पूरा उत्तर दिया और सही आंकड़े जनता के पास पेश किया। शोभा जी, वो तो जनता वहां की जान रही है कि क्या स्थिति थी, बेरोजगारी की क्या स्थिति थी है, वहां शिक्षा की क्या स्थिति है, महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है, व्यापार की क्या स्थिति है, ये जनता जान रही है। अगर पाटीदार आंदोलन खड़ा हुआ है तो वो आंदोलन क्यों खड़ा हुआ है? अगर गुजरात मॉडल था, गुजरात में रोजगार खूब है, तो क्यों पाटीदारों को सड़क पे उतरना पड़ा? तो ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे समझना चाहूंगी, रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे जाता है, उसको नाराजगी महसूस होती है। हार्दिक पटेल की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती है। सूरत में भी हम जीएसटी का विरोध भी देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं वो बीजेपी को अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत दिलाते हैं। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पार्टी स्ट्रक्चर इनका बहुत स्ट्रांग है। यदि कांग्रेस से कंपेयर करें तो इनको बड़ा एडवांटेज है मिला हुआ। दूसरी बात यह है कि विकास के मुद्दे पे कांग्रेस को कोई ऑल्टरनेटिव शो करने का तो मॉडल नहीं है ना, जो वो दिखा सके कि भाई मेरे पास मैंने ये किया है। कांग्रेस ने हिमाचल को मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें बड़ी असफलता हासिल हुई जी। तो तीसरी बात मुझे ये लगती है कि गुजरात के लोग बड़े प्रैग्मेटिक हैं, और इस टाइम में जबकि प्राइम मिनिस्टर उनका हो जी, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर उनका नहीं हो जी, ये इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत रैशनल डिसीजन नहीं होगा। तो चाहे विरोध कितना भी हो, वो काफ़ी हंगामा भी करते रहे, लेकिन उस हंगामे से साथ बार्गेन करके उन्होंने कुछ अचीव किया होगा अंडर हैंड, ये अभी निकल के आएगा।